वालेकुम फर्स्ट ईयर सी। हम तलब का चैप्टर पढ़ रहे थे। आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है तलब में तग़य्युरात के असबाब। तलब में तग़य्युरात के असबाब से पहले कानून तलब जो है उसको रिवाइज़ करना मैं ज़रूरी समझूंगी। कानून तलब क्या था? दीगर हालात बदस्तूर रहते हुए जब किसी शय की कीमत में कमी वाक़ होती है तो उसकी तलब में इजाफ़ा हो जाता है या तलब फैल जाती है और कीमत के बढ़ने से तलब सुकड़ जाती है। तलब तब्दील क्यों होती है? तलब जो है वो हम पढ़ चुके कि तलब जो है वो क़ीमत पर डिपेंड करती है, लेकिन तलब कीमत के अलावा और भी अवामिल पर डिपेंड करती है। उन सब को हमने अरसा कलील में यकसा ले लिया था, फ़िक्स ले लिया था, कांस्टेंट ले लिया था और हम कह रहे थे कि तलब जो है वो सिर्फ़ कीमत का तफ़ाल है। तलब में तग़य्युरात या चेंजेस के जो कॉजेज़ हैं वो क्या है? पहली है कि शय की कीमत में तब्दीली, चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स। कानून तलब की रूह से जब किसी शय की कीमत में इजाफ़ा होता है तो तलब कम हो जाती है और जब कीमत कम होती है तो तलब में इजाफ़ा हो जाता है। बस जब किसी शय की कीमत में तब्दीली होती है तो उसकी तलब भी तब्दील हो जाती है। तो पहला जो तलब में तग़य्युर का सबब है वो है शय की कीमत में तब्दीली, क्योंकि तलब जो है वो डिपेंड भी सबसे पहले कीमत पर ही करती है। फिर सारिफ़ीन की आमदनी, अगर लोगों की आमदनी में इजाफ़ा हो जाए तो इनकी क़ुव्वत ख़रीद बढ़ जाती है, अशिया की तलब में इजाफ़ा हो जाता है, जबकि आमदनी के कम होने पर तलब भी कम हो जाती है। फिर सार्फिन की तादाद में तब्दीली, अगर आबादी में इजाफ़े की वजह से ख़रीदारों की तादाद में इजाफ़ा हो जाए तो अशिया की तलब बढ़ जाती है और आबादी कम होने की सूरत में जब सार्फिन कम होंगे तो अशिया की तलब भी कम हो जाएगी। फ़ैशन, आदात और रस्म रिवाज में तब्दीली जो है वो भी तलब में तग़य्युर का सबब बनती है। जो चीज़ आपको पता है कि फ़ैशन से खारिज हो जाए या जो लोग उसे पसंद ना करें या जिस चीज़ का रिवाज ख़त्म हो जाए उसकी तलब भी कम हो जाती है, और जिस चीज़ का रिवाज हो, लोगों को पसंद हो और फ़ैशन में दाखिल हो, उसकी तलब में इजाफ़ा हो जाता है। मुतबादिल अशिया की कीमतों में तब्दीली भी तलब में तग़य्युर का सबब है। अगर किसी शय के नेमुल बदल की कीमत में कमी बेशी आ जाए तो इसका असर मतलूबा शय पे पड़ता है। फ़र्ज़ करते हैं कि गंदम के मुकाबले में चावल महंगा हो जाए तो लोग क्या करेंगे? चावल की तलब नहीं करेंगे बल्कि लोग गंदम की तलब में इजाफ़ा करेंगे, और अगर चावल की कीमत कम हो जाए तो लोग गंदम की तलब में कमी करके चावल की ख़रीदारी करना शुरू कर देंगे। फिर कारोबारी हालात में तब्दीली भी तलब पर असरानंदाज होती है। अगर कारोबारी हालात बेहतर होंगे, तिजारत ज़ोरों पर होगी, खुशहाली होगी, अशिया की तलब में इजाफ़ा होगा, लेकिन अगर मईशत में मंदा है या मईशत जो है वो सर्द बाज़ारी का शिकार है तो अशिया की तलब भी वाज़ेह तौर पर कम हो जाएगी। मौसमी हालात में जो तब्दीली है वो भी तलब पर असरानंदाज होती है। हमें पता है कि सर्दियों में गर्म जो अशिया है उनकी तलब बढ़ जाती है, गर्मियों में जो है वो गर्म अशिया की तलब कम हो जाती है, और मौसम गर्मा में बर्फ़, ठंडे मशरूबात की तलब में इजाफ़ा हो जाता है, जबकि सरमा में इनकी तलब में नुमायाँ तौर पर कमी वाक़ होती है, क्योंकि सरमा में हम गर्म अशिया को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लोगों की ज़हनी कैफियत में तब्दीली जो है वो भी तलब पर असरानंदाज होती है। अगर लोग सादा हों, सिंपल हों, सादगी पसंद हों, बचत और कफ़ायत शवारी करें तो अशिया की तलब में कमी वाक़ हो जाती है। इसके बरक्स अगर ज़ाती नमूदो नुमाइश, फजूल खर्ची की तरफ राग़िब हो तो अशिया की तलब में इजाफ़ा हो जाता है। तकसीम में दौलत में तब्दीली, अगर माशरे में दौलत की तकसीम गैर मुनसिफाना हो यानी बराबर ना हो तो उमरा फजूल खर्ची की वजह से चंद मखसूस अशिया की तलब में इजाफ़े कर देंगे, जबकि गुरबा को महज ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो भी पूरा करने के लिए आमदन नहीं मिलेगी, इसलिए आम अशिया की तलब कम हो जाएगी। दौलत की मसावियाना तकसीम यानी बराबर तकसीम से मतवसत तबका जन्म लेता है, आम लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बढ़ती है और ज़रूरत की अक्सर अशिया की तलब में इजाफ़ा हो जाता है। अगर लोग ज़्यादा रकम पस अंदाज करना शुरू कर दें यानी बचत करना शुरू कर दें तो खर्च कम होना शुरू हो जाएगा, जिससे अशिया की तलब भी कम हो जाएगी। और अगर लोगों के पास ज़र की मिकदार ज़्यादा हो जाए, ज़र की रफ्तार गर्दिश बढ़ जाए तो अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त में इजाफ़ा होगा और तलब भी बढ़ जाएगी, जबकि ज़र की रसद में कमी की बायस जो है वो अशिया की तलब जो है वो कम हो जाती है। इसके बाद जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के लिए बहुत ही एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन है। तलब की लचक से क्या मुराद है और इसकी पैमाइश का क्या तरीका है? तो सबसे पहले हम तलब की लचक पढ़ेंगे कि तलब की लचक से मुराद क्या, यानी तलब कैसे बढ़ती और कैसे कम होती है। लचक आपको पता है, जैसे आप एक रबर बैंड होता है, रबर बैंड में आप देखते हैं कि लचक होती है, उसको आप खींचते हैं तो बढ़ जाता है,
چھوڑتے ہیں تو واپس آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے طلب بھی بڑھتی بھی ہے اور کم بھی ہو جاتی ہے۔ کیسے کم ہوتی ہے؟ یہ ہم سب سے پہلے سٹارٹ میں چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں کہ طلب ڈیپینڈ کس پہ کرتی ہے۔ طلب جو ہے وہ قیمت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو ڈاکٹر مارشل کے الفاظ میں طلب کی لچک سے مراد کیا ہے؟ کسی شے کی طلب میں تبدیلی کی وہ شرح لی جاتی ہے جو کہ اس کی قیمت تبدیل ہونے پر واقع ہو، یعنی طلب میں تبدیلی کی وہ شرح جو کہ قیمت تبدیل ہونے پر واقع ہو، اسے ہم اکنامکس میں طلب کی لچک کہتے ہیں۔ طلب پروفیسر فرگوسن جو ہے انہوں نے طلب کی لچک کی ڈیفینیشن کی کہ طلب کی لچک کسی شے کی قیمت میں تبدیلی کے باعث اس شے کی مقدار طلب میں رد عملیت کا درجہ۔ رد عملیت میں جیسے ایک ایکشن ہوتا ہے اور اس کا ایک جو ہے وہ ریئیکشن ہوتا ہے، تو ریئیکشن کون کرے گا؟ قیمت ایکشن کرے گی، اور ریئیکشن کون کرے گا؟ طلب۔ قیمت تبدیل ہوگی تو طلب بھی تبدیل ہو جائے گی۔ یہاں پر ابھی ہم پیمائش کے طریقے جو ہے وہ آگے جا کے پڑھیں گے۔ پہلے کچھ ٹاپک، اس میں 4 ٹاپک ہیں، شارٹ کوسچن آنسرز کے لیے امپورٹنٹ ہے، یا بے شک اس پہ لکھ لیجیے گا۔ زیادہ لچکدار طلب، کم لچکدار طلب، لامحدود طلب، لچکدار طلب اور صفر لچکدار طلب۔ تو یہ شارٹ کوسچن آنسرز کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ یہ طلب کی لچک کی پیمائش کے طریقوں میں شامل نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ زیادہ لچکدار طلب کا کیا مطلب ہے؟ جب کسی شے کی قیمت میں معمولی سی تبدیلی کے پیش نظر طلب میں بہت بڑی تبدیلی رونما ہو۔ دیکھیں، زیادہ لچکدار طلب، نام سے کیا ظاہر ہے کہ طلب زیادہ تبدیل ہوگی۔ قیمت میں معمولی تبدیلی ہوگی لیکن طلب میں بہت بڑی تبدیلی ہوگی، تو وہ زیادہ لچکدار طلب والی شے کہلائے گی۔ کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو زیادہ لچکدار طلب والی اشیاء ہوتی ہیں؟ جیسے سامان تعیش، لگژری آئٹمس، جیسے کہ رنگین ٹیلی ویژن، ایئر کنڈیشنز ہیں، کار ہے، لیپ ٹاپ ہے، موبائل ہے، یہ اس قسم کی اشیاء ہیں جو کہ زیادہ لچکدار طلب۔ ان کا خط طلب جو ہے وہ اوپر سے نیچے، بائیں سے دائیں جانب ہمیشہ ہوتا منفی جھکاؤ ہوگا ہے، لیکن او ایکس کی طرف جو ہے اس کا متوازی ہونے کی یہ کوشش کرتا ہے۔ او ایکس کی طرف اس کا رجحان جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی جو وضاحت ہے وہ ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں، قیمت لے لیتے ہیں۔ ہم رنگین ٹیلی ویژن کی وہ قیمت جو ہے وہ لے رہے ہیں 15,000، 12,000، 10 اور 8، 15، 12 اور 10 اور 8، ٹھیک ہے، یہ یعنی کہ ہزاروں میں طلب 10، 30، 60 اور 100۔ یعنی جب رنگین ٹیلی ویژن کی قیمت 15,000 تھی تو 10 لوگوں سے طلب کر رہے تھے، جب 12,000 ہوئی تو 30 لوگوں نے طلب کیا، جب 8,000 ہو گئی تو 100 لوگوں نے طلب کرنا شروع، یعنی کہ طلب میں بہت زیادہ اضافہ۔ یہ جو لگژری آئٹمز ہوتے ہیں جیسے موبائل فون ہو گیا، گاڑی ہو گئی کوئی، تو ان کی اشیاء کی قیمتیں جو ہیں، جب ان کی قیمتوں میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے تو ان کی طلب بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے یہ خط طلب جو ہے اس کا او ایکس پر زیادہ متوازی شکل میں جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا۔ اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ بلو سی لائن میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ او ایکس کی طرف اس کا رجحان جو ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایکس پر آپ طلب لیں گے، وائی پر قیمت لیں گے، اور اس طرح سے آپ ایک خط بنائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ خط زیادہ فلیٹر سا خط آپ کے پاس آ جائے گا۔ پھر کم لچکدار طلب کیا ہوتی ہے؟ بالکل اس کے الٹ زیادہ لچکدار طلب کی، جب کسی شے کی قیمت میں بہت بڑی تبدیلی آئے لیکن اس کی طلب میں معمولی تبدیلی۔ کم لچکدار طلب، نام سے ظاہر کم لچکدار طلب ہے۔ کیا کم ہے؟ طلب کم ہے، یعنی طلب میں تبدیلی کم ہو لیکن قیمت میں تبدیلی زیادہ ہو تو اسے کم لچکدار طلب کا نام دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر میں نے قیمت دی 80، 60، 40 اور 20 کم ہو رہی ہے لیکن طلب بہت تھوڑی بڑی۔ دیکھیں یہاں پر ڈفرینس قیمت میں 20 کا ہے لیکن طلب میں ڈفرینس جو ہے وہ 5 to 6 صرف 1 کا ہے، تو طلب میں بہت تھوڑا اضافہ ہو رہا ہے۔ جو خط بنے گا وہ جو ہے وہ وائی کی طرف اس کا رجحان جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ کم لچکدار طلب جو ہے وہ کن اشیاء کی ہوتی ہے؟ یہ جو ضروریات زندگی کی اشیاء ہیں ان کو ہم کہتے ہیں جو بیسک نیسیسٹیز ہوتی ہیں، جو بنیادی ضروریات کی اشیاء ہوتی ہیں، مثلا گھی ہے، آٹا ہے، نمک ہے، سبزیاں، یہ ایسی اشیاء ہوتی ہیں کہ ان کی لچک جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ کم لچکدار طلب۔ ان کی قیمت میں جو ہے وہ بہت بڑا اضافے سے طلب میں کوئی، اب جیسے فرض کرتے ہیں کہ نمک بہت زیادہ سستا ہو جائے تو لوگ یہ نہیں کہ نمک سے اپنے گھر کو بھر لیں گے، ٹھیک ہے نا، جتنی انہیں طلب ہوگی بس وہ اتنی ہی کریں گے۔ تو ان کا جو خط ہے وہ وائی کی طرف جو ہے متوازی ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا رجحان جو ہے وہ وائی کی طرف زیادہ ہوگا۔ زیادہ لچکدار طلب کا جو ہے ایکس ایکسس کی سائڈ پہ اور اس کا وائی ایکسس کی سائڈ پر ہوگا۔ طلب کی لامحدود لچک، جب شے کی قیمت میں انتہائی معمولی تبدیلی ہو اور طلب لامحدود حد تک بڑھ جائے تو خط طلب مکمل طور پر لچکدار ہوتا ہے۔ یعنی یہاں پر قیمت انتہائی معمولی تبدیل ہوگی اور طلب جو ہے وہ لامحدود حد تک جو ہے وہ تبدیل ہو جائے تو اس خط طلب کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مکمل طور پر لچکدار خط ہے۔ مکمل طور پر لچکدار خط کیسے بنے گا؟
ये आप इधर कीमत y पे ली, x पर हम तलब ही लेंगे, और ओ एक्स के मतवाज़ी ख़त, ये जो ख़त होगा इसे कहेंगे कि ये मुकम्मल तौर पर लचकदार ख़त है। ठीक है, इसके बाद जो है इसको मैं दोबारा जो है वो बना के आपको बताती हूँ। शायद ये सेव नहीं हो सका। ये ओ एक्स के मतवाज़ी जो ख़त होता है उसे कहा जाता है कि ये कैसा है, मुकम्मल तौर पर लचकदार ख़त है। ओके, यहाँ पे आप इसको ओ एक्स के मतवाज़ी जो है वो ख़त, ये आप इसको बुक से देख लीजिएगा। तलब की सिफर लचक जो है वो क्या, जब किसी शय की कीमत में बहुत बड़ी तब्दीली आए। ठीक है ना, अब सिफर लचक, तलब की सिफर, ये तलब तब्दील नहीं होगी, अब कीमत में बहुत बड़ी तब्दीली होगी लेकिन तलब में तब्दीली नहीं, यानी कि कीमत में तब्दीली के बावजूद तलब पर कोई असर ना पड़े, वो पहले जितनी ही रहे, तो तलब की लचक जो है वो सिफर के बराबर हो जाती है। ठीक है, ख़त तलब जो है वो अब वाई एक्सिस की तरफ मतवाज़ी होगा और ओ एक्स पर अमूद की शक्ल बन जाएगी। तलब की लचक की अब हम पैमाइश के तरीके देखेंगे। तलब की लचक की पैमाइश के 3 तरीके हैं, एक है इकाई का तरीका, दूसरा है फ़ीसद का तरीका और तीसरा है पैमाइश बज़रिया फार्मूला। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है तो हम सिर्फ आज पहला तरीका कर लेते हैं, इकाई का तरीका। इसे कुल खर्च का तरीका भी कहा जाता है। इकाई के बराबर, पहली जो इसमें हम पढ़ेंगे कुल खर्च के तरीके में, वो है इकाई के बराबर तलब की लचक। तलब की लचक इकाई के बराबर जब किसी शय की कीमत और तलब में यकसा निस्बत से तब्दीली आए तो तलब की लचक इकाई के बराबर होती है। कीमत 6, 4, 3 और 2 और तलब 2, 3, 6 और 4, यानी इनमें जो निस्बत है वो बराबर है। अब कुल खर्च बराबर रहे, आपने 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 4 को 3 के साथ, 3 को 4 के साथ और 2 को 6 के, सबका आंसर जो है वो 12 आ जाएगा। ठीक है, इकाई के बराबर तलब की लचक का मतलब क्या है कि शय की कीमत और तलब में एक ही निस्बत से तब्दीली आए तो तलब की लचक इकाई के बराबर इक्वल टू यूनिटी होती है। ठीक है, इसका ख़त जो है वो आप देखें तो बिल्कुल सेंटर में मनफी झुकाव का ख़त तलब जो है वो आपके पास बन जाएगा। यहाँ पर इलास्टिसिटी आप जो डिमांड है वो इक्वल टू 1 है। ठीक है, फिर इकाई से ज़्यादा तलब की लचक, इसमें क्या है, जब शय की कीमत कम शरह से तब्दील हो और तलब में तब्दीली ज़्यादा शरह से हो और कुल खर्च पहले से बढ़ जाए तो तलब की लचक इकाई से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर कीमत जो है वो कम हो रही है 6, 5, 4 और तलब जो है वो 2, 4 और 10। अब आप देखें इकाई से ज़्यादा तलब की, ये वैसे ही है बिल्कुल जैसे ज़्यादा लचकदार तलब का था। कीमत में कम शरह से तब्दीली है 6, 5, 4, एक का डिफरेंस है और तलब बहुत ज़्यादा देखें बढ़ रही है। 2 से 4 होगी, 2 का डिफरेंस, 4 से 10 हुई तो 6 का डिफरेंस। मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 2 से 12, 5 को 4 से जो है वो 20 और 10 को 4 से 40। कुल खर्च बढ़ता चल जाएगा क्योंकि शय की तलब में इजाफा हो रहा है। कीमत बहुत थोड़ी तब्दील हो रही है, तलब बहुत ज़्यादा तब्दील हो रही है तो तलब की लचक इकाई से ज़्यादा। ये आप ख़त देखेंगे तो ओ एक्स के ज़्यादा मतवाज़ी है और बिल्कुल फ्लैटर सा ख़त जो है वो ख़त तलब बन जाएगा। फिर तलब की लचक इकाई से कम, जब शय की कीमत में ज़्यादा शरह से तब्दीली हो, या बिल्कुल उसका उलट है लेकिन तलब में जो तलब की मिकदार जो है कम शरह से बदले तो तलब की लचक इकाई से कम होगी। तो हमने कीमत जो है वो कैसे हो रही है, 2, 4 और 8 हो रही है और जो कीमत तलब है वो कितनी है, 5, 4 और 3। ठीक है, तो कुल खर्च जो है बढ़ता चला जाएगा और हमारे पास इस तरह का एक ख़त तलब आ जाएगा। तलब की लचक का जो फार्मूला है वो क्या है, तलब की लचक किसके बराबर होता है, शय की तलब में निस्बती तब्दीली डिवाइडेड बाय शय की कीमत में निस्बती तब्दीली। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉपिक जो है वो अभी हमने सिर्फ इसका पहला तरीका किया है। ये इकाई तलब की लचक की पैमाइश के तरीक़ों को मैं फिर से रिवाइज़ कर देती हूँ। ठीक है, हमने सिर्फ इसका अभी पहला तरीका पढ़ा है, अभी हम फ़ीसद और जो बज़रिया फार्मूला है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगी क्योंकि इस तरह बहुत ज़्यादा आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, तलब की लचक की पैमाइश जो है वो 3 तरीके हैं, पहला इकाई का तरीका, दूसरा फ़ीसद का तरीका और तीसरा पैमाइश बज़रिया फार्मूला। पहला है तलब की लचक इकाई के बराबर जब शय की कीमत और तलब में यकसा निस्बत से तब्दीली है, यानी जिस शरह से कीमत तब्दील हो रही है उसी निस्बत से तलब भी तब्दील हो। ये कीमत के ज़्यादा या कम होने के बावजूद कुल खर्च बराबर रहे तो तलब की लचक इकाई के बराबर होती है। हम एक टेबल लेंगे 6, 4, 3, 2 और अगला कहाँ से स्टार्ट होगा, तलब 2
3, 4 और 6 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 कुल खर्च बराबर होगा। इसका जो ख़त लेंगे हम एक्स एक्सिस पे तलब, वाई पर जो है वो कीमत लेंगे। गोशवारे को मद्देनज़र रखते हुए कीमत और तलब के बायमी मिलाप से डी ख़त हम बनाएंगे जिसकी शक्ल मुस्ततिली कता रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की सी है। ऐसा ख़त तलब जो है इकाई के बराबर तलब की लचक की वजाहत करता है। फिर तलब की लचक इकाई से ज़्यादा जब शय की कीमत में कम शरह से तब्दीली हो लेकिन तलब में ज़्यादा शरह से तब्दीली, यानी कीमत के मुकाबले में तलब में निस्बतन ज़्यादा तब्दीली और कीमत कम होने पर कुल खर्च में इजाफा और कीमत ज़्यादा होने पर कुल खर्च में कमी आ जाए तो तलब की लचक इकाई से ज़्यादा होती है। यहाँ पर आप देखें तो कीमत में बहुत थोड़ी तब्दीली है, 6, 5 और 4 एक का डिफरेंस है, लेकिन तलब बहुत ज़्यादा चेंज हो, 2 फिर 4 और फिर 10 हो गई, ठीक है, डिफरेंस ज़्यादा है और कुल खर्च जो है वो बढ़ रहा है। कुल खर्च कैसे मालूम किया? कीमत और तलब को मल्टीप्लाई करने से। ये खर्च जो है वो कैसा बनेगा? ओ एक्स की तरफ जो है वो थोड़ा मतवाज़िज़, ओ एक्स की तरफ इसका झुकाव ज़्यादा होगा। ये तलब की लचक इकाई से कम में क्या है कि जब शय की कीमत में ज़्यादा शरह से तब्दीली लेकिन तलब की मिकदार कम शरह से बदले, यानी कीमत में निस्बती तब्दीली तलब के मुकाबले में ज़्यादा हो और कीमत कम होने पर कुल खर्च में इजाफा हो जाए तो तलब की लचक जो है वो कैसी होगी? इकाई से कम होगी। हम कीमत में यहाँ पर इजाफा कर रहे हैं, तलब में कमी कर रहे हैं तो कुल खर्च जो है वो बढ़ रहा है। तो हम जब ख़त तलब बनाएंगे तो वो कैसा होगा? हमारे पास तलब की लचक इकाई से कम, ये बिल्कुल ऐसे गिरता हुआ, तेज़ी से गिरता हुआ होगा, ठीक है। तलब की लचक का लास्ट में हम फार्मूला करेंगे, तलब की लचक किसके बराबर होती है? शय की तलब में निस्बती तब्दीली डिवाइडेड बाय शय की कीमत में निस्बती तब्दीली, ठीक है ना। तो अभी हम कल इंशाअल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम फ़ीसद का तरीका, फार्मूले का तरीका, ज्योमेट्री तरीके से भी तलब की लचक को मालूम करना वो करेंगे। इस टॉपिक में जो भी आपको मसला है, जो भी आपको मुश्किल लगा, आपने मुझसे ज़रूर पूछना है और आप जब लेक्चर को गौर से सुना करें और पूछा भी करें, ठीक है। आपके लिए नया सब्जेक्ट है तो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आप इसमें से मुझसे पूछा करें कि मैडम हमें फ़लाँ चीज़ समझ नहीं आई, तो मैं आपको बताने के लिए हर वक्त तैयार हूँ, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।